हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं हमारी विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डे नंबर 14 का लेक्चर, जहां पर मैं आपके साथ आज के 4 क्वेश्चंस की डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, दीज 4 क्वेश्चंस दे बिलोंग टू दी सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1। हम यहां पर बात कर रहे हैं यूनिट 2 के सब यूनिट 1 की, राइट। और चारों क्वेश्चंस जो आज हमने पिक किए हैं, ये चारों क्वेश्चंस डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जीएस1 पेपर का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस कर सकते थे। और अपना जो 3 स्टेप फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करके अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स उस तरीके से बेटर बना सकते थे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है हम लोग फेच करके एग्जामिनर से ला सकें। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड टू दी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। सो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की अगर हम बात करें तो ये काफी चर्चा में रहा था हाल ही के कुछ महीनों में। लास्ट ईयर के अंदर 1 2 3 इंसिडेंट्स कुछ हो रखे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो हमारा राज्य है वहां पर भी, रिलेटेड टू द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो सिंपल सा 4 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और अगर आप देखेंगे पास्ट ईयर पैटर्न को ऑफ द हिमाचल प्रदेश मेंस एग्जाम, तो जीएस1 पेपर में अक्सर जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें किसी ज्योग्राफिक फिनोमिना या फिर डिजास्टर से जुड़ा हुआ बहुत ही सिंपल आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि 2018 में पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्वेस्टर्स, या फिर काल वैसाखी जिसे बोलते हैं, उसका मतलब क्या है। 2018 में पूछा गया व्हाट इज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट। 2019 में पूछा गया व्हाट इज अ बर्स्ट ऑफ मॉनसून। तो इसी तरीके से व्हाट इज अ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है। 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपली आपको डेफिनेशन जो है इस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वो देनी थी। वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटिव आंसर के तौर पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। GLOF refers to a flooding that occurs when the water dammed by a glacier or a moraine is released suddenly। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। जब भी ग्लेशियर्स होते हैं उनमें ग्लेशियर्स में मेल्टिंग होती है, हमें पता है, और मेल्टिंग होती है तो जो वाटर जनरेट होता है वो फ्रीली अगर फ्लो कर रहा है तो वो किसी रिवर या किसी स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है। लेकिन ग्लेशियर्स के साथ बहुत सारा डेब्री भी आता है, बहुत सारा सेडिमेंट भी आता है, बहुत सारे पत्थर और छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो भी आते हैं, जो कि डैम बनने का भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज को अगर आप सिग्निफाई करना चाहते हैं, तो मैंने इस इंडिकेटिव आंसर में आपको वो डायग्राम प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन एक डायग्राम आपको बनाना चाहिए। कैसा डायग्राम बनाएंगे? जब भी हम लोगों को GLOF के बारे में दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि देयर इज अ ग्लेशियर, राइट। एक बहुत ही क्रूड, एक बहुत ही सिंपल तरीके का डायग्राम जो है आप लोग यहां पर बना सकते थे कि दिस इज द ग्लेशियर। ठीक है, इसको आप मार्क करेंगे, दिस इज द, ठीक है। ग्लेशियर का जो सरफेस है वो नीचे सरफेस है, एंड दिस इज द टर्मिनल ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, और इसके बाद ये ग्लेशियर का मेल्ट वाटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियल लेक। आफ्टर दी टर्मिनल, ठीक है। इसके साथ आप दिखाएंगे कि देर इज अ सेडिमेंट। ग्लेशियर के साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट चल रहे होते हैं, मोरेन्स चल रहे होते हैं, जिसको ग्लेशियल डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं मोरेन्स, MORANINES। ठीक है, और यही जो ग्लेशियल मोरेन्स हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट दीज ग्लेशियल मोरेन्स दे कैन मेक अ डैम, राइट। तो इस तरीके का आप एक क्रूड सा, बहुत ही क्रूड डायग्राम है। यहां पर मैंने इसको एक कंप्यूटर के ऊपर पेन से बनाया है, बिल्कुल एक मुझे आधा मिनट लगा इस डायग्राम को बनाने में। आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। आप वहां पर पेंसिल का यूज करिए डायग्राम बनाने के लिए, चाहे पेन का यूज करिए। अगर पेन का यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो डायग्राम है पहली ही ट्राई में नीट एंड क्लीन बनना चाहिए। अदरवाइज मैं इसीलिए कहता हूं कि पेंसिल का हमेशा यूज करिए अगर आप डायग्राम ज्योग्राफी के पेपर में, जीएस1 के पेपर में बनाने जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, उसमें अगर कोई वर्डिंग गलत हो गई है, डायग्राम में कुछ गलत हो गया है, आप डायग्राम में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर आप इजीली इरेजर का यूज करके उसको मिटा करके चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो फिर आप उसको काटना पड़ेगा, उसे क्रॉस आउट करना पड़ेगा, जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है। और खास तौर पे अगर 4 मार्कर की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर इतनी मेहनत हम लोग नहीं करना चाहेंगे कि हम पेन से पूरी चीज को दोबारा जो है बनाएं। ठीक है, सो यहां पर ये मोरेन डैम है, ये हमारी ग्लेशियर लेक बन जाएगी। एंड दिस ग्लेशियर लेक अगर आप डायग्राम बना देते हो तो उसके बाद ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो अ स्मॉल काइंड ऑफ डायग्राम, इसी डायग्राम को आप इस आंसर के बगल में एक बॉक्स करके यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। और वहां पर हम कहेंगे कि व्हेन दिस ग्लेशियर मेल्ट, दिस वाटर कम्स एंड एक्यूमुलेट्स बिहाइंड दी ग्लेशियल टर्मिनल, और वहां पर बन जाता है हमारा मोरेन डैम और ग्लेशियल डैम।
ये आइस, सैंड, पेबल्स एंड आइस रेसिड्यू का बना हो सकता है। और ये जो डैम है ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना कंक्रीट है, ना इसको इंटेलिजेंटली बनाया गया है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बन गया है और नेचुरल तरीके से टूट भी सकता है। तो या तो अगर ये टूट जाए, या फिर ग्लेशियर लेक में वाटर इतना इकट्ठा हो जाए कि वो इस डैम को ओवरफ्लो कर जाए, तब जाकर के होता है हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। उससे क्या हो जाएगा, फ्लैश फ्लड्स हो जाएंगे। तो ये सारे कीवर्ड्स भी आप अपने 40 वर्ड्स के आंसर के अंदर इंक्लूड करने की जरूर कोशिश करिएगा। फ्लैश फ्लड्स वहां पर इंक्लूड होना चाहिए, ग्लेशियर डैम वहां पर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। एब्रप्ट ब्रीच हो जाता है डैम, या फिर ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये सारी चीजें वहां पर इंक्लूडेड होनी चाहिए। आराम से आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स यहां पर मिलने वाले। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स और डिजास्टर प्रिवेंशन की जो टेक्निक है उसके वो हमारे यूनिट 2 सब यूनिट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, इस एक्ट के बारे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो हमें 2019 के पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है एनडीएमए के बारे में। सो एनडीएमए अगेन इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। चाहे हम बात करें कि जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं रिसेंटली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रीजन में, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हुई हैं ये हमारे हिमाचल प्रदेश के रीजन में, और यहाँ पर आकर के एनडीएमए ने काफ़ी ज़्यादा मदद भी की है। तो ये जो एनडीएमए है क्या है, एनडीएमए इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पॉलिसीज और पॉलिसीज ले डाउन करती है, प्लान और प्रोग्राम बनाती है डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से इंडिया में होगा उससे जुड़ा हुआ, राइट। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 23rd of December 2005। और बाद में मैंने बता दिया कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज, laying down guidelines and best practices for coordinating with the state disaster management authorities to ensure a holistic and distributed approach to disaster management। 3 चीजें यहां पर इंक्लूड की हैं मैंने। एनडीएमए की फुल फॉर्म बताई मैंने, और मैंने उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बता दिया। उसके बाद मैंने बता दिया कि जो एनडीएमए है इसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, एक तरीके से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से लॉ के अंडर इसको बनाया जा रहा है, राइट। और लास्टली मैंने बता दिया कि इसका मैंडेट क्या है, ऑब्जेक्टिव के बाद मैंडेट की क्या क्या और काम जो है एनडीएमए के द्वारा किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको 60 वर्ड्स दिए जा रहे हैं, 60 वर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आप एनडीएमए के बारे में बता देंगे। आप बता देंगे कि इस लॉ से बनती है, आप बता देंगे एनडीएमए के, अगर आप बताना चाहते हैं कि एनडीएमए के हेड कौन होते हैं, एनडीएमए का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके जो है खर्च हो सकते हैं। लेकिन जरूरी है यहाँ पर यह बताना कि एनडीएमए किस लॉ से बना है, एनडीएमए की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस तरीके से काम करता है, और वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख दी। Right, so these were the 2 4-marker questions related to the GS1 paper. Next comes the question number 3. This question is again related to the subunit 1 of unit 2, और ये हमारा डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ द कंट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पॉल्यूशन और जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं वो भी इसमें काउंट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द अर्बन स्मोक। अर्बन स्मोक क्या है, what do you understand by urban smoke? Examine how it impacts the atmosphere and local weather. So this question is of 8 marks, and now it is a very nice question to apply the 3-step formula. ये 3-step फॉर्मूला हमेशा आपकी क्या मदद करने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि 3-step फॉर्मूला आपके आंसर में कोई ऐसी चीज डाल देगा जिस ऑटोमेटिकली आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये 3-step फॉर्मूला करने क्या वाला है कि आंसर जो आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज करके कैसे आंसर लिख सकते हो और मार्क्स एग्जामिनर से ले सकते हो, उसमें आपकी 3-step फॉर्मूला मदद करेगा, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंड होगा, अगर आप हमारी विजय सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि पहली चीज हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव्स क्या दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, देन एग्जामिन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट और एग्जामिन, तो यहाँ से मुझे एक और चीज पता लग गई कि हमारे क्वेश्चन के अंदर माइक्रो क्वेश्चंस भी 2 हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें पहला क्या क्वेश्चन क्या था, डायरेक्टिव। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कितने माइक्रो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स हमारे आंसर में भी दिखने चाहिए। सो पहला है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मैंने देखा व्हाट एंड एग्जामिन है, क्या और व्हाट, क्या एग्जामिन, क्या चीज करनी है मुझे। फिर मैंने देखा कि जो हमारे माइक्रो क्वेश्चंस है वो क्या है। अर्बन स्मोक की डेफिनेशन पूछी गई है कि हमें क्या पता है अर्बन स्मोक के बारे में, और फिर पूछा गया है एग्जामिन हाउ इट इम्पैक्ट्स द एटमॉस्फेयर एंड द लोकल वेदर, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, या फिर जो हमारा आसपास का मौसम है, लोकल वेदर है, उसको किस तरीके से अर्बन स्मोक जो है इन्फ्लुएंस कर देता है। ये हमारे कीवर्ड्स बन गए। सो वी हैव अ गुड ग्रास्प ओवर द क्वेश्चन। नाउ मुझे पता है कि क्वेश्चन में मुझे 2 चीजें बतानी है। पहले तो मुझे बताना है कि अर्बन स्मोक क्या होता है, उसके बाद मुझे ये नहीं बताने की ज्यादा जरूरत है कि अर्बन स्मोक कैसे बन रहा है, इससे कैसे बचा जाए, ये सब नहीं बताना है। हमें बताना है कि अर्बन स्मोक का इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो क्वेश्चन की स्टार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन में सीधा मैंने स्टार्ट कर दिया है कि अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते
हैं वहां पर आपको ये थ्योरी जो है पहले से क्लियर होनी चाहिए। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स के अंदर स्मोक जो है, स्मोक पॉल्यूशन के सेंटर से जनरेट होता है, और ये स्मोक के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं। ये जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, दे एक्ट एज अ न्यूक्लियाई which helps in the formation of fog and mist, and such a condition when fog is mixed with the smoke it is described as smog। तो हो क्या रहा है कि हमारे शहरों के अंदर हम जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पॉल्यूशन कहाँ से निकल रहा हो वो भी मैंने आगे बताया, दी एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मैंने मुझसे पूछा गया था कि अर्बन स्मॉग होता क्या है, तो अर्बन स्मॉग की पूरी डेफिनेशन मुझे देनी है। तो मैंने कहा कि देखो अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर में होता क्या है कि बहुत पॉल्यूशन होता है। पहले तो पॉल्यूशन का मतलब व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है, इसके साथ साथ कंबस्शन ऑफ वुड कर रहे हो, कोल जला रहे हो, ये जो अलग अलग सेंटर्स हैं पॉल्यूशन के, इससे जो स्मोक जनरेट होता है, स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं ये हवा में जाते हैं, और इन स्मोक पार्टिकल्स के ऊपर वाटर वेपर कंडेंस होती है, और वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद जो फॉग और मिस्ट बन रहा है वो स्मोक पार्टिकल्स के साथ मिला हुआ है, मिक्स्ड है, उसको हम बोल रहे हैं स्मॉग। ठीक है, तो ये अभी स्मॉग है, राइट। और ये स्मॉग क्रिएट हो रहा है अर्बन एरियाज में, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, अर्बन स्मॉग, राइट। सो दीज एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कंबस्शन ऑफ वुड एंड कोल टुगेदर विद द बिल्टअप ऑफ सर्टेन वेदर कंडीशंस आर द मेन कॉजल एजेंट्स ऑफ स्मॉग। तो मैंने कहा कि ये जो स्मॉग बन रहा है इसके कुछ कारण है। पहला तो पॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, दूसरा कुछ वेदर कंडीशंस भी ऐसी बननी चाहिए। अगर वेदर कंडीशंस थोड़ी ठंडी हैं जो कि वाटर को कंडेंस करने में मदद करने वाली हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर स्मॉग बनने की ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी बनेगी। इसी तरीके से सर्टन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अर्बन स्मॉग। अब यहाँ पर मैं अपनी जो है नॉलेज उसका प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं इस पूरी डेफिनेशन को यहाँ भी रोक सकता था, मैं सिंपल एग्जामिनर को बोल सकता था कि देखो अर्बन स्मॉग बनने का एक ही तरीका होता है, शहरों में पॉल्यूशन होने के साथ साथ अगर मौसम थोड़ा इस तरीके का हो जाए कि वहाँ पर फॉग बनने की कंडीशंस बन जाए, तो स्मोक और फॉग मिलकर के स्मॉग बना देगा। लेकिन मुझे पता है, और मैंने ज्योग्राफी के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि जो अर्बन स्मॉग्स होते हैं उनके बनने के और कारण भी हो सकते हैं। कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से भी अर्बन स्मॉग बनता है। क्या है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? पहला, फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग तब बनता है जब सनलाइट, आपके शहर में अच्छी खासी सनलाइट पड़ रही है, कोई वैसा मौसम नहीं है कि बहुत ठंडा मौसम है या फॉग बनने वाला है, नहीं, सनलाइट है, ठीक है, सब अच्छा मौसम है, लेकिन पॉल्यूशन जो हो रखा है उस पॉल्यूशन में देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एट लीस्ट वन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर। तो हुआ क्या कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और कोई वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम VOC बोलते हैं, वो एटमॉस्फेयर में है, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्शन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अगर पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के बारे में तो ये रिएक्शन जरूर पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या कह रही है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर दूसरे वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो हों, उनकी पोल्यूशन होती है। और ये कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पेट्रोल हम बर्न कर रहे हैं, जो अलग अलग केमिकल्स हम लोग बर्न करते हैं, उससे सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं। ये जाएंगे हवा में, हवा में जाने के बाद इन पे सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट पड़ने के बाद ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ये जनरेट करेगा ओजोन। ये ओजोन की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में ये ओजोन की जो है फॉर्मेशन करेगा। ये सारी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दे आर एमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, और वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं ओजोन। और ये ओजोन क्या है? अब यहाँ पर आपको स्मोक नहीं चाहिए, ना ही यहाँ पर आपको वेदर कंडीशंस ऐसी चाहिए, लेकिन फिर भी इन केमिकल्स के आपस में होने वाली रिएक्शंस की वजह से हेजी कंडीशंस जो है बन जाती हैं, थोड़ा स्मॉग लाइक कंडीशंस बन जाती हैं। एक्चुअली ये गैसेज हैं जो अब हमें परेशान करने लगी हैं और दिखने लगी हैं, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे आप देख पाओगे? हिमाचल में ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज हिमाचल के अंदर शहर भी अगर हैं तो उन शहरों में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है जितना कि अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी से कंपेयर करें, मुंबई, कोलकाता की बात करें, हम लोग चेन्नई की बात करें। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर या गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, पंजाब के अंदर लुधियाना, अमृतसर, जलंधर की जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, तो इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक सल्फ्यूरस स्मॉग होता है। सल्फ्यूरस स्मॉग में क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड हो जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये यूजुअली होता है कोल या फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने की वजह से। जिन जगहों पर हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहां पर हम कोल बर्न करके पावर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अक्सर उन थर्मल पावर प्लांट्स के पास हमें सल्फ्यूरस स्मॉग देखने को मिलता है। सो दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मॉग व्हिच माइट आल्सो बी क्रिएटेड इन सर्टेन अदर प्लेसेस। ये जो दो कंडीशंस हैं, ये आप आंसर के अंदर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल अर्बन स्मॉग के बारे में पूछा गया था हमसे, और वो चीज मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में भी बता दी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी वर्ल्ड लिमिट ज्यादा एक्सीड हो रही है तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी एक एडवाइस क्या रहेगी कि एटलीस्ट एग्जामिनर को इतना बता दो कि आपको फोटोकेमिकल और सल्फ्यूरस स्मॉग के बारे में पता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये है हमारे आंसर का नेक्स्ट पार्ट, ये जरूरी है, ये आंसर के अंदर जरूर होना चाहिए। इसमें क्या बोला गया? इंपैक्ट ऑन एटमॉस्फेयर। देखो क्या हो रहा है,
इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि जब ये स्मॉग बन जाता है वो जमीन के आसपास इकट्ठा हो जाएगा, भारी स्मॉग होगा क्योंकि उसमें वाटर भी मिक्स्ड है, और ये बहुत जल्दी डिसिपेट नहीं होगा। डिसिपेट का मतलब बहुत जल्दी ये हवा के साथ जो है खुलेगा नहीं, और वहां पर शहर के ऊपर ये काफी लंबे समय तक बना रहेगा, और इससे क्या होता है, पॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन है वो रुक जाएगा, और उनका लाइफ टाइम एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाएगा, वो ज्यादा समय तक जो है पर्यावरण के अंदर बने रह सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन होती है, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमने देखा ओजोन और पेरीऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो रही है वहां पर। डिक्रीज एल्बिडो, क्योंकि जो स्मॉग है अब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की भी इसमें ताकत ज्यादा होती है, ठीक है। अब सनलाइट को अगर एब्जॉर्ब करता है तो ये गर्मी जो है शहर के अंदर ज्यादा बढ़ाता है, हीटिंग जो है वो ज्यादा करता है, राइट। सो दिस इज अगेन एन इंपैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है कि यूजुअली हम बोलते हैं कि जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे तापमान कम होते रहना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब कि अब जब आप ऊपर जा रहे हो सरफेस से तो तापमान बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, और ये भी होता है क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, लोकल वेदर पे क्या इंपैक्ट आएगा, मौसम में क्या इंपैक्ट आएगा, विजिबिलिटी कम होती है। विजिबिलिटी कम हो रही है क्योंकि स्मॉग है, आप ज्यादा दूर तक देख नहीं पाएंगे। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। अक्सर रात और दिन के बीच में जितना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए उतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि रात के समय भी गर्मी ज्यादा रहेगी और टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं जाएगा क्योंकि पॉल्यूशन है, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट्स होंगे लोगों का सांस लेना जो है मुश्किल होगा। जिन लोगों को सांस या दिल की बीमारियां होती हैं उनके साथ बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। एसिडिक डेपोजिशन बढ़ेगा, जो हम जिसको एसिड रेन बोलते हैं, चाहे वो एसिड रेन लिक्विड फॉर्म में हो, ड्राई एसिड डिपोजिशन हो, या फिर वेट एसिड डिपोजिशन हो, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में सारा एसिडिक मटेरियल जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन की फॉर्म में है वो सरफेस पे गिरने वाला है। सरफेस पे वेजिटेशन को नुकसान करेगा, जो मेटल के स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान करेगा, जो हमारे रोड्स हैं उनको नुकसान करेगा, राइट। तो ये सारे इंपैक्ट्स और अर्बन स्मॉग की डेफिनेशन हमको इस 8 मार्कर आंसर के अंदर बतानी थी। फाइनली दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस वाज अ 20 मार्कर क्वेश्चन, और यहां पर हमसे देखो क्या पूछा गया है, एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज इन, देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारे फर्स्ट स्टेप का बहुत अच्छा यूज होने वाला है। Increase in frequency and intensity of forest fires. What strategies can be applied to mitigate such fires in India? माइक्रो क्वेश्चंस कितने हैं, पहले मुझे दिख रहा है 2 माइक्रो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। एग्जामिन करना है हमें, किस किस चीज को एग्जामिन करना है, रीजंस बिहाइंड दी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, कि जंगलों में जो आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर्स है, इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, 2 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितनी आग लग रही है एक साल में या एक महीने में। जैसे मैं बोलता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एक साल में 2 या 3 इंसिडेंट होते थे फॉरेस्ट फायर के, लेकिन अब ये बढ़कर ज्यादा हो गए, 4 या 5 हो गए, तो मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी तो हो गया नंबर, इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी भयावह, कितनी स्ट्रॉन्ग आग जो है वो लग रही है, कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है उससे। इसको हम बोल सकते हैं डैमेज डन बाय दी फॉरेस्ट फायर। डैमेज भी बढ़ रहा है, यानी कि फॉरेस्ट फायर के नंबर तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ एक फॉरेस्ट फायर में अगर पहले 1 एकड़ का एरिया या 2 एकड़ का एरिया बर्बाद होता था, तो अब उस फॉरेस्ट फायर के अंदर ज्यादा 5-6 एकड़ का एरिया बर्बाद हो रहा है, या फिर वो फायर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो ज्यादा एनिमल्स को, ज्यादा वेजिटेशन को नुकसान पहुंचा पा रही है। तो यहां पर क्वेश्चन है एग्जामिन द रीजंस, कारण क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है फॉरेस्ट फायर की। पहला पार्ट है ये, माइक्रो क्वेश्चन पहला है। सेकेंड पार्ट है व्हाट स्ट्रैटेजीज, नेक्स्ट कीवर्ड व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन बी अप्लाइड टू मिटिगेट सच फायर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर, इंडिया को फोकस में रखते हुए अगर हम ये फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, इनको कम करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जा सकती हैं, ये चीज हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। दोनों इन माइक्रो क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा एक एक करके। अगर हम इसके 3 स्टेप फॉर्मूला के सेकंड और थर्ड स्टेप को फॉलो करें तो सेकंड स्टेप क्या आता है, कोर नॉलेज यूज करिए। सबसे पहले फॉरेस्ट फायर्स की डेफिनेशन को यहां पर लिख देंगे हम शुरुआत में ही कि इट इज अ अनक्लोज्ड फ्रीली स्प्रेडिंग कंबस्शन which consumes the natural fuels of a forest that consist of duff, grass, weed, bush and trees। अब यहाँ पर देखो टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करनी है, वर्ड कैसे हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे लिख सकता था कि फॉरेस्ट फायर इज अ फायर विच इज स्प्रेडिंग फ्रीली इन अ फॉरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इस लैंग्वेज को और टेक्निकल बना दूं कि ये अनक्लोज्ड फ्रीली स्प्रेडिंग कंबस्शन है। कंबस्शन का मतलब क्या हुआ, फायर ओनली, विच कंज्यूम्स, इस फायर में कंज्यूम क्या हो रहा है, आग कहीं भी ऐसे नहीं लग जाती, आग लगने के लिए उसको ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। विच कंज्यूम्स द फ्यूल ऑफ अ फॉरेस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रास, डफ, वीड, बुशेस एंड ट्रीज। ठीक है, यानी कि जो जंगल के अंदर वेजिटेशन है, अगर हम हिमाचलों के जंगल की बात करें तो वहां पर जो हमारे ट्रीज हैं,
डोमिनेंट वेजिटेशन है, लेकिन ट्रीज के द्वारा बहुत सारी अंडरग्रोथ भी आती है, ग्रासेस हैं, बुशेज हैं नीचे ट्रीज से। अगर हम हिमाचल की वेजिटेशन की बात करें, कॉनिफेरस ट्रीज हैं, वहां पर बहुत सारे पाइन कोन्स, बहुत सारे उन ट्रीज की जो वेजिटेशन है वो नीचे गिर कर आती है, नीडल्स गिर कर आती हैं पूरे फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। अब ये सारी चीजें जो फॉरेस्ट की फ्लोर पे जमीन पर पड़ी हुई हैं, जब आग लगेगी तो ये सारी चीज ईंधन की तरह उसमें काम करेगी। तो मैंने वही चीज को यहाँ पर एक ही लाइन में लिखने की कोशिश की है। फिर मैंने बोला इट इज अ नेचुरल डिजास्टर and poses a threat to the forest wealth, disturbs the biodiversity and ecology of a region। कि एक नेचुरल डिजास्टर है, ये प्राकृतिक आपदा है। फॉरेस्ट फायर लगना हमेशा इंसान की वजह से नहीं होता है, ये नेचर के प्रोसेसेस की वजह से भी हो सकता है, और ये पहले भी होता रहा है, राइट। और इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट की वेल्थ है उसको नुकसान पहुंचता है, बायोडाइवर्सिटी में थोड़ी कमी आती है, इकोलॉजी जो है रीजन की डिस्टर्ब होती है। लेकिन नेचुरल फायर्स में ये चीजें इतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। नेचुरल फायर्स बहुत लंबे समय तक फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करती रही हैं, और फॉरेस्ट का एवोल्यूशन कैसे होता है उसको भी वो गाइड करती रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंसानों के आने के बाद अब मैन मेड फायर जो हैं उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, और दीज मैन मेड फायर्स दे हैव नाउ बीन नाउ दे आर गिविंग मच मोर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। तो यहां पे मैंने कहा है कि जो मैन मेड फायर्स हैं वो भी इकोसिस्टम्स के साथ बैलेंस में चली हैं हजारों सालों तक। इंसान जब से पैदा हुआ है, आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले इंसान ने जब से तरक्की करना स्टार्ट किया, आग को कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, तब से हमने फॉरेस्ट के कुछ कुछ एरियाज में लिमिटेड आग लगाई, वहां पर अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, वेजिटेशन बनाना स्टार्ट किया, ये हमने काम किया। लेकिन आज के समय में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने उन कॉजेज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया, जिससे फॉरेस्ट फायर्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रही है। अभी तक मैंने रीजंस पे कोई खास बात नहीं की है। अभी तक देखिए, ये मेरा 20 मार्कर आंसर है, इसीलिए मैंने ज्यादातर अभी फॉरेस्ट फायर क्या होती है और इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैंने बता दिया कि नेचुरल कारणों से लगती रही है, इंसान भी पहले से चलाते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में कुछ चीजें चेंज हुई हैं। फिर मैं बात करूंगा रीजंस की, कॉजेस की। फिर मैंने बात की, और कॉजेस क्या है, मैंने बोला कि देखो नेचुरल भी है, मैनमेड कॉजेस भी है। नेचुरल कॉजेस मैंने लिख दिए, कई बार जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होगा तो और जमीन पे अगर काफी सारा ऐसा फ्यूल है तो वहां पे आग पकड़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो भी रहा है, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पर जो है आग लग सकती है। ड्राई सीजन में फ्रिक्शन होती है ट्रीज़ की लीव्स के बीच में, तो स्पार्क्स जनरेट होंगे, उससे लग सकती है आग। वोल्केनिक इरप्शन जिन एरियाज में होते हैं वहाँ पे आग लग सकती है। प्रेजेंस ऑफ एल नीनो कंडीशंस ड्यूरिंग द मॉनसून मूवमेंट्स, उसकी वजह से आग लग सकती है क्योंकि बहुत ड्राई कंडीशंस क्रिएट होती हैं। लेकिन ये सारे नेचुरल कॉजेज हैं, इनसे जो भी आग लगेगी कभी भी इतनी ज़्यादा भयावह नहीं होगी। लेकिन मैन मेड जो कॉजेज हैं वो ज़्यादा आज के टाइम पर सीरियस होते जा रहे हैं। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करिए, एनिमल्स को भगाने के लिए, अपने खेतों से दूर रखने के लिए भी हम लोग आर्टिफिशियल आग लगाते हैं, और कई बार ये जो आग है एक्सीडेंटली फॉरेस्ट तक पहुंच जाती है। पोचर्स और स्मगलर्स फॉरेस्ट फायर्स यूज करते हैं टू हाइड दी स्टम्प्स ऑफ इलिसिट फेलिंग। अगर वो जंगलों में, जो कि सरकार के या प्रोटेक्टेड जंगल है, हिमाचल में तो हमने ऐसा कई बार होते हुए भी देखा है कि जो स्मगलर्स हैं वो जो कुछ वैरायटीज ऑफ ट्रीज है जिसकी अच्छी खासी कीमत मिलती है मार्केट में, उनको कट करने की कोशिश करते हैं इलीगली, और बचने के लिए वो उन जंगलों में आग लगा देते हैं काटने के बाद, ताकि उसका कोई सबूत ना रहे। ठीक है, वो लगे कि एक्सीडेंटल नेचुरल फॉरेस्ट फायर हो गई। सिमिलरली अगर आप शिकार करने आ रहे हैं अवैध तरीके से, और हिमाचल के जंगलों में किसी शेर का या किसी क्रिटिकली इंडेंजर्ड या किसी प्रोटेक्टेड एनिमल का अगर शिकार करोगे, तो अपने सबूत छुपाने के लिए, बचने के लिए फॉरेस्ट गार्ड से आप जो है फायर का सहारा ले सकते हो, और वहां पर भी जो फॉरेस्ट फायर है वो बेकाबू हो सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इसके अलावा जो कई ट्राइबल या कई जो ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो फॉरेस्ट में जानबूझ के आग लगाते हैं ताकि उनका जो कलेक्शन है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वो करना थोड़ा इजी हो जाए। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। ऐसा प्रैक्टिस ट्राइबल्स कई सालों से करते आ रहे हैं, हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन पहले जो है मौसम में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं थी, पहले जो है इतनी गर्मी या इतना शुष्क मौसम नहीं हुआ करता था और फॉरेस्ट फायर कंट्रोल हो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। एंड फाइनली पोल्यूशन करना, टूरिस्ट जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पर अपना फ्लेमेबल कोई सब्सटेंस है उसको वहाँ पर छोड़ कर आ रहे हैं, उसे आग लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैन मेड कॉजेज हैं। और इसके बाद मैंने इम्पैक्ट की भी यहाँ पर बात कर दी है कि हमारा जो फॉरेस्ट का रिसोर्स है वो तबाह होता है, इसके साथ हमारा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट तबाह होता है, बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है, ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन होता है। इतना सारा कार्बन जो फॉरेस्ट में स्टोर्ड है वो आग लगने के बाद पॉल्यूशन की फॉर्म में वो सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर इंपैक्ट्स लिख दिए। इंपैक्ट्स को सीधा पॉइंट वाइज आप नंबर 1 2 3 करके डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 2 3 नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आप 1 2 3 करके इंपैक्ट लिखेंगे ताकि एग्जामिनर देख सके कि आपने 1 से स्टार्ट करके 7 8 6 जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट आपने कितने लिखे हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, मैंने बोला है प्रायोरिटी,
कि कौन सा पॉइंट ऊपर आना चाहिए, कौन सा पॉइंट नीचे आना चाहिए, ये चीजें आपको थोड़ी डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप लिख देते हो कि देखो फॉरेस्ट फायर लग जाती है, उसकी वजह से गर्मी बहुत बढ़ जाती है आसपास के इलाकों में, वो आपने टॉप पे लिख दिया, और लास्ट में लिखा है कि लोगों की जानें चली जाती हैं, तो ये जो एग्जामिनर को है वो अच्छा संदेश नहीं देता है। एग्जामिनर को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहिए, राइट। फाइनली मिटिगेशन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट फायर में मिटिगेशन कैसे करेंगे, हम लोग बताएंगे कि जो यहाँ पर ये आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि फॉरेस्ट फायर्स का इंडिया में क्या हाल है, इंडिया में किन किन रीजन्स के अंदर फॉरेस्ट फायर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगने के ज़्यादा चांसेस आते हैं, और फिर रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके लिए 2 प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स की सारी डिटेल, कब लॉन्च हुए हैं, किसने लॉन्च किए हैं, किस ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका आंसर क्या होगा, कंप्लीट। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको आउट ऑफ 20 मार्क्स अराउंड 14-15 मार्क्स यहाँ पर आप लोग स्कोर करके आ सकते हैं, अगर ये सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर करके अपने आंसर के अंदर चल रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डे माय फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने डे 14 को कंप्लीट किया है और GS1 के यूनिट 2 को यहाँ पर हमने स्टार्ट कर लिया है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी 4 क्वेश्चंस को लिखेंगे, और लिखने के बाद जो हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला है इसको यूज करके आप इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को लगातार जारी रखेंगे। लेकिन इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।